हेलो इंटरनेट, ये है एक्स्ट्रा फिल्मी पॉडकास्ट। मैं हूं पवन। शो का नाम है स्पॉयलर्स पे चर्चा और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की जर्मन टीवी शो डार्क सीजन 1 की। इसका रिव्यू मैंने मूवी इंजीनियर्स जो मेरा यूट्यूब चैनल हुआ करता था उस पर करीब 1-1.5 साल पहले किया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज द फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर हु एवर रिव्यूड दिस शो। द होल पर्पज वॉज दैट ऑफ दैट रिव्यू कि इस शो के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। सो वी टुक इट अपॉन आवर सेल्फ के लोगों को पता चले कि ऐसा एक ऑसम शो एग्जिस्ट करता है। एंड आई एक्चुअली चेक द डेट ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले, एंड आई वॉज द फर्स्ट यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर टू एवर रिव्यू डार्क। उसके बाद काफ़ी सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स ने उसका रिव्यू किया जब डार्क एक्चुअली पॉपुलर हो गया, और उनको मुझसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले बिकॉज उनका सब्सक्राइबर काउंट भी बहुत ज़्यादा था। बट पहला रिव्यू हमने किया था इस चीज़ का, सो आई टेक ह्यूज प्राइड इन दैट। सो उस कमेंट सेक्शन में उस वीडियो के बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि शो को एक्सप्लेन करो, एक एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाओ। बट एट द टाइम हमें किसी भी तरह के स्पॉयलर्स लोगों को बताने नहीं थे बिकॉज वी वांटेड एवरीवन टू एन्जॉय द शो लाइक वी डिड। सो हमने विदाउट डिस्कसिंग द प्लॉट, विदाउट डिस्कसिंग एनी स्पॉयलर्स वो रिव्यू बनाया था। और अब काफ़ी टाइम बीत चुका है, दूसरा सीज़न भी आया उसके बाद, जो मैंने नहीं देखा है बाय द वे अब तक। मैं देखने बैठा था वो, लेकिन द थिंग विद डार्क इज़ के ये वो शो नहीं है कि आप सीधा सीज़न 2 देखने बैठ सकते हो। इसके लिए आपको बाकायदा प्रॉपर रिसर्च ही करना पड़ता है सीज़न 2 शुरू करने के पहले। और मैंने पायलट शुरू किया था सीज़न 2 का, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड अ थिंग। सो आई डिसाइडेड कि इसको बंद करेंगे, सीज़न 1 को रिवॉच करेंगे और फिर सीज़न 2 की तरफ आएंगे। सो नाउ मैंने जब फाइनली देख लिया है सीज़न 1 और सीज़न 3 भी इसी महीने आ रहा है, सो आई डिसाइडेड कि वाई नॉट इस पॉडकास्ट के ज़रिए एक्सप्लेन वीडियो बनाए। और ये चीज़ जब मेरे दिमाग में आई बाय गॉड कि मैं एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा, उस समय मैंने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। बिकॉज मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ डार्क सीज़न 1 को, और आज तो देयर केम अ पॉइंट जब मुझे लगा कि मेरा जो ब्रेन है वो पल्प होने लगा है दिमाग के अंदर, और मुझे चक्कर आने लगे, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। एंड आई हैड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज कि मुझे सोना है, एंड आई हैड टू स्लीप, क्योंकि मेरे दिमाग ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। तो पहली बार लाइफ में आई एम एक्चुअली नर्वस डूइंग अ शो और डूइंग अ रिव्यू, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं कितने लेवल तक समझ पाया हूँ इस शो को, बिकॉज इट्स लाइक इनफाइनाइटली कन्फ्यूजिंग। और आई थिंक ये बाय डिज़ाइन है कि इसे कन्फ्यूजिंग बनाया गया है इस शो को। लाइक टाइम ट्रैवल तो है ही, बाकी फैमिली हिस्ट्रीज इतनी सारी है और इतने सारे टाइमलाइंस है, और उसमें से काफ़ी सारे लोग भी इतने सिमिलर दिखते हैं कि आफ्टर अ पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा बंदा है या ये कौन सी टाइमलाइन चल रही है, क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आई हैड टू टेक लाइक 2-3 ब्रेक्स, और उसके बाद मुझे शो कंटिन्यू करना पड़ा। फाइनली आज मैंने सीज़न फिनाले ख़त्म किया इसका, एंड उसके बाद भी काम ख़त्म नहीं हुआ। मैं अब आई थिंक मुझे 5-6 घंटे हो गए हैं शो ख़त्म करके। उसके बाद मुझे इसकी ड्राइंग बनानी पड़ी फैमिली ट्री की, टू अंडरस्टैंड कि कौन किसका कौन लगता है, एंड किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, कौन किसका बच्चा है, कौन किसकी हस्बैंड वाइफ है, और कौन कौन से टाइमलाइंस में कौन कौन क्या कर रहा है। ये पता करने में मेरा बहुत सारा वक्त चला गया। एंड आई थिंक वो पता चलने के बाद भी स्टोरी तो वहाँ से शुरू होती है। लाइक ये बेसिक कॉम्प्लेक्सिटीज जब बाजू में कर देते हैं अपन पता करके कि कौन किसका क्या है। सो आज का एपिसोड बिल्कुल फ्लैशी नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक इसमें कोई ह्यूमर होने वाला है, और एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई स्टाइल भी होने वाला है आज के पॉडकास्ट में, बिकॉज आई एम लाइक वेरी कन्फ्यूज्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ब्लैडर में बहुत सारा यूरिन होल्ड किया हुआ है जो मुझे फट से रिलीज़ करना है, बिकॉज आई कांट कंटेन दिस मच इंफॉर्मेशन इन माई ब्रेन एनी लॉन्गर। तो मैं बहुत जल्दी में ख़त्म करने वाला हूँ ये एपिसोड। जल्दी में बोलने से आई थिंक द अप्रोप्रिएट टर्म वुड बी कि मुझे मेरे दिमाग में जो चल रहा है मुझे फटाफट वो बाहर निकालना पड़ने वाला है, बिकॉज वो नहीं किया जल्दी तो मैं भूल जाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं स्पॉयलर्स पे चर्चा डार्क सीजन 1 के।
ये है आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की इस शो के, जो है इसकी फैमिलीज़। ये शो बेसिकली 4 फैमिलीज़ के बारे में है विंडन शहर या गांव के। फर्स्ट फैमिली इज डॉपलर्स, फिर टाइडमन, नीलसन्स और कानवॉल्ट्स। तो पहले चलते हैं डॉपलर फैमिली की तरफ से। डॉपलर फैमिली के हेड है बर्न डॉपलर, जिनकी वाइफ है ग्रेटा डॉपलर। अब बर्न डॉपलर जो है, जो विंडन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके मालिक है। ग्रेटा इज हिज वाइफ। उनका बेटा है हेल्गे डॉपलर। हेल्गे जो आई थिंक सबसे क्रूशल कैरेक्टर है इस शो का, क्योंकि सारी जो किडनैपिंग वगैरह जो होती है हेल्गे ने की हुई होती है। एंड हेल्गे इज वन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर्स, इफ नॉट द फर्स्ट वन, हु टाइम ट्रेवल्स in this show, like, okay, so हेल्गे का बच्चा है पीटर डॉपलर। और अब जाते हैं दूसरी, एक H.G. टैनाहॉस करके एक साइंटिस्ट है, जो एक्चुअली वो साइंटिस्ट नहीं, वो एक वॉच की दुकान है उसकी। तो उसकी जो बेटी है शार्लेट डॉपलर, उसकी और पीटर डॉपलर की बेटी, अरे यार मैंने बोला ना, ये इट्स फकिंग कंफ्यूजिंग, इट्स लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, डॉपलर्स का जो बेटा है हेल्गे डॉपलर, उनका बच्चा है पीटर डॉपलर। H.G. टैनाहॉस की बेटी है शार्लेट, जिसकी पीटर डॉपलर के साथ शादी हुई है। पीटर एंड शार्लेट आर मैरिड। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली है फ्रांसिस्का डॉपलर, छोटी वाली है एलिजाबेथ डॉपलर। अब फ्रांसिस्का का अफेयर जो है वो चल रहा है मैग्नस नीलसन के साथ, जो ओल्रिक का सबसे बड़ा बेटा है। उनके पास अपन बाद में जाएंगे जब उनका फैमिली चार्ट शुरू होगा। एलिजाबेथ डॉपलर का बॉयफ्रेंड हुआ करता था यासीन फ्रीस, जो अगवा कर लिया गया एंड हु इज लेटर फाउंड डेड। अब इसके बारे में भी जब प्लॉट पे आ जाएंगे तब बात करेंगे। द सेकेंड फैमिली इज टाइडमन्स। इनमें फैमिली का हेड है ईगॉन टाइडमन और उनकी वाइफ है डोरिस टाइडमन। अब ईगॉन जो है पुलिस ऑफिसर है, 1953 से उनका आर्क शुरू होता है। मैट्स निकलसन जब अगवा हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उनका केस भी ईगॉन के पास दिया जाता है। ईगॉन और डोरिस मैरिड है। उनकी बेटी है क्लॉडिया टाइडमन। क्लॉडिया, लेट मी थिंक, क्लॉडिया का क्या सीन है। क्लॉडिया की बच्ची है रेजिना टाइडमन, जिसका हस्बैंड है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर वही बंदा है जो कहीं से रॉबरी वगैरह करके आया हुआ होता है। ही चेंजेस हिज आइडेंटिटी टू अलेक्जेंडर, और फिर वो बाद में क्लॉडिया के पास जॉब ढूंढने के लिए जाता है, पावर प्लांट पे काम करने के लिए। और लेटर टर्न्स आउट के वो उस पावर प्लांट का मालिक बन जाता है व्हेन ही टेक्स ओवर द रेन्स। सो रेजिना और अलेक्जेंडर का बेटा है बार्टोश। बार्टोश जो है जोनस का बेस्ट फ्रेंड है, एंड उसका मार्था के साथ अफेयर चल रहा है, जो नीलसन की बेटी है। मार्था वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद जोनस, लेकिन जब जोनस के फादर ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद सीक्रेटली बार्टोश और मार्था का अफेयर शुरू हुआ था। थर्ड फैमिली एंड probably the most important family of the show is the Nielsen's। इसमें एग्नेस नीलसन को ही हमने देखा है एक्चुअली शो में, और वो किसके यहाँ किराएदार बन के आती है, 1 मिनट, लेट मी सी। हाँ, टाइडमन्स की यहाँ पर वो आती है रूम्स रेंट करने के लिए, वो और उनका बेटा ट्रॉन्टे। एग्नेस जब बात कर रही होती है तब कहीं वो ये कहती है कि उनका हस्बैंड एक पास्टर था, जिससे एक वाइल्ड गेस मैंने ये लगाया है कि नोआ जो है, हु इज द एंटागनिस्ट ऑफ द शो, आई थिंक वो नीलसन्स का
हेड है, लाइक एग्नेस का हस्बैंड है वो। अभी तक तो गेसिंग लेवल पे है ये, बिकॉज मैंने सेकंड सीजन देखा नहीं है अब तक, सो आई डोंट नो इट फॉर श्योर। सो एग्नेस और नोआ का तो नहीं बोल सकता, एग्नेस का बेटा है ट्रॉन्टे। ट्रॉन्टे का बाद में जब रेजिना की एक कॉन्वर्सेशन होती है उसमें से पता चलता है कि ट्रॉन्टे और क्लॉडिया जो रेजिना की माँ है उनका अफेयर चल रहा था। बट ट्रॉन्टे इज मैरिड टू जेना नील्सन, जिनके 2 बच्चे थे, मैड्स नील्सन और उल्रिक नील्सन। अब मैड्स जो है बचपन में ही अगवा कर लिया गया था और उसके बाद ही वॉज लेटर फाउंड डेड, तो उसकी बेचारे की कहानी तो वही ख़त्म हो गई। उल्रिक नील्सन जो है, उल्रिक ने शादी की है कैथरीना से। उल्रिक बड़ा होकर कॉप बनता है और उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा मैग्नस, देन मार्था और उसके बाद मिकल। अब सारी कहानी का सेंटर पीस जो है मिकल है, इस पे भी हम थोड़ी देर में आएंगे। अब बात करते हैं आखिरी फैमिली की, जो है द कानवॉल्ड्स। तो डैनियल कानवॉल्ड उसका हस्बैंड हुआ करता था, आइनिस कानवॉल्ड का नहीं, डैनियल कानवॉल्ड की बेटी है आइनिस कानवॉल्ड, और आई थिंक उसका बेटा मर गया था एंड शी वॉज अ विडो और समथिंग, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर। तो व्हाट हैपन्स इज कि 1983 में मिकल जब पास्ट में चला जाता है तो वो आइनिस को मिलता है एंड वो उसे अडॉप्ट कर लेती है और मिकल का नाम माइकल हो जाता है एंड शी गिव्स हिम नेम माइकल कानवॉल्ड। और उस हॉस्पिटल में ही वो मिकल जो है मिलता है हैना से, जो बाद में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और मिकल और हैना कानवॉल्ड्स बन जाते हैं और उनका बेटा होता है जोनस। अब जोनस की काफ़ी सैड कहानी है, क्योंकि जोनस का फादर जो है माइकल कानवॉल्ड, वो एक्चुअली मिकल है, जो उसकी गर्लफ्रेंड का भाई है। जिस हिसाब से अभी जो उसकी गर्लफ्रेंड है मार्था, वो बनती है उसकी आंट, और उसकी आंट का जो फादर है ओल्ड्रिक का और जोनस की माँ का अफेयर चल रहा है। सो जो बंदा उसका ससुर बनना चाहिए था जोनस का, ओल्ड्रिक, वो उसकी माँ के साथ अफेयर कर रहा है। सो दैट्स प्रीटी फक्ड अप। आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर किसी की लगी है इस शो में तो जोनस की थी। आई फेल्ट सो बैड फॉर हिम, तो डोंट वांना बी इन हिज पोजीशन। एनीवेज, तो बात करते हैं प्लॉट की। The show is basically about time travel and the complexities that it involves. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि सिस्टम क्या है टाइम ट्रैवल का। इसमें अब टाइम ट्रैवल जो है एवेंजर्स एंड गेम की तरह नहीं है, जहाँ पे आप अगर पास्ट में जाके कोई इवेंट चेंज कर देते हो तो वहाँ पर जो है एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है जिसका फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब फ्यूचर किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा अगर आप पास्ट जाकर चेंज करते हो। लेकिन डार्क का वो सिस्टम नहीं है। डार्क में जो है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक टाइम लूप में कनेक्टेड है 33 ईयर्स के, जिसे सोलर लूनार साइकिल कहा गया है, जिसमें एक क्लोज्ड लूप है टाइम का, जहाँ फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों इंटरडिपेंडेंट है, जो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप जाकर फ्यूचर से पास्ट में जाते हो और पास्ट के इवेंट्स चेंज कर देते हो तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है।
सो दैट बीइंग सेड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है. बेसिकली यहाँ पर 3 टाइमलाइंस है इस शो की. फर्स्ट इज़ 1953, फिर 1986 और उसके बाद 2019, और एक फ्यूचर की भी टाइमलाइन है, लेकिन वो बहुत एंड में आती है. तो लेट्स फोकस ऑन दीज 3 टाइमलाइंस फर्स्ट. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग गायब हो चुके हैं, मिसिंग वाले पर्सन कौन कौन है यहाँ पर. अब इन सब लोगों को जो है नोवा और हेल्गे ने मिलकर किडनैप किया है और उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं चेयर पे. उसके बाद जो है ये लोग गायब हुए थे. तो इन 6 लोगों में है 6 लोग गायब हुए हैं बाय द वे, जिनमें से एक है जोनास कॉनवाल्ड, फिर एरिक ओबनडॉफ, यासीन फ्रीस, मिकल नील्सन, मैट्स नील्सन और हेल्गे डॉपलर. तो हेल्गे भी उन लोगों में से एक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं 1953 में, जो सबसे पहली टाइमलाइन है. मतलब एटलीस्ट हमें तो वही बताया गया है, क्योंकि शो 1953 तक ही जाता है. उसके पीछे आई डोंट नो कुछ हुआ है या नहीं, बट वी कांट लाइक उस पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि शायद उसके पहले भी कुछ हुआ हो. सो एनीवेज, जो 1953 में ये होता है कि जो साइट होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, विंडन की, वहाँ पर 2 बच्चों की डेड बॉडीज़ मिलती है. और ये डेड बॉडीज़ जो है उन लोगों का जो अटायर है, जो कपड़े पहने हुए थे उन बच्चों ने, वो फ्यूचर के लगते हैं. मतलब वो इस जेनरेशन के नहीं है 53 के. तो जो वहाँ का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग एक्चुअली आए कहाँ से है. जो ईगॉन टाइडमन है उसके पास ये केस जाता है एंड ही इज़ ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि ये लड़के कौन है. और बाद में होता ये है कि 2019 का जो ओल्ड्रिक है वो 1953 में आ जाता है हेल्गे को रोकने के लिए, बिकॉज उसे पता होता है कि हेल्गे आगे फ्यूचर में जाकर उसके छोटे भाई मैट्स को किडनैप करने वाला है एंड पॉसिबली उसके बेटे मिकल को भी. इसलिए हेल्गे ओल्ड्रिक पास्ट में जाता है 1953 में. 1986 की तरफ जाते हैं. 1986 में काफ़ी कुछ हो रहा है. मतलब मोस्ट ऑफ द स्टोरी 1986 में हो रही है. तो अक्टूबर 12, 1986 को ओल्ड्रिक का छोटा भाई जो है मैट्स नील्सन गायब हो जाता है विंडन की जो केव्स होती है वहाँ से. और उसके बाद फिर ही लेटर फाउंड टू बी डेड, और उसकी बॉडी मिस्टीरियसली 2019 में आ जाती है. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑकरेंस है, यू नो, बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन. मुझे आई डोंट नो मैं इसे ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं. मैट्स जिस दिन डिसअपियर हो रहा है उसी सेम ईयर मिकल, जो फ्यूचर वाला मिकल है, वो पास्ट में पहुंच जाता है. सो यहाँ पर 2 लाइफ्स जो है कनेक्ट हो गई. और फिर आगे क्या होता है, जिस दिन मिकल डिसअपियर होता है, आई थिंक उसी साल जो एल्डर वर्जन है माइकल का, वो सुसाइड करता है. और उसके इमीडिएटली बाद मिकल पास्ट में चला जाता है. तो आई डोंट थिंक ये कोइंसिडेंसेस थे. जो अडल्ट वर्जन था माइकल का, आई थिंक उसके मरने तक वो जो एलिमेंट थी वो कंप्लीट नहीं हो सकती थी. मतलब मिकल जो है पास्ट में नहीं जा सकता था. तो आई थिंक उसे खुद की एग्जिस्टेंस जो है इरेज करना ज़रूरी था. इसलिए वो पहले अपनी जान ले लेता है एंड आफ्टर दैट द यंगर वर्जन मिकल गोज टू द पास्ट. अब आई नो ये बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड साउंड कर रहा है. मतलब जिन लोगों ने शो देखा होगा उनके भी समझ में नहीं आ रहा होगा एक्चुअली कि मैं क्या बोल रहा हूँ. एनीवेज, मूविंग फर्दर 2019 में. अब 2019 में जब शो शुरू होता है हमारे सामने, तो पहला लड़का जो गायब हुआ होता है वो होता है एरिक ओबनडॉफ. अब इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, बस इतना पता होता है कि ये भी उस चेयर एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट था
जिसमें हेल्गे उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था नोवा के कहने पे, और इस लड़के ने कुछ जो स्टैश होता है उसका वो छुपा कर रखा था विंडन की केव्स में, जिसे ढूंढने के लिए ये सारे लोग जाते हैं और अल्टीमेटली मिकल को खो के आ जाते हैं वहाँ से। तो मिकल जो है वहाँ से खो के फिर पास्ट में चला जाता है, और यासीन फ्रीस और जो एलिजाबेथ डॉपलर का बॉयफ्रेंड हुआ करता था वो मिसिंग है, और उन दोनों की डेड बॉडीज जो है 1953 में चली जाती है। सो ये एक बहुत अजीब चीज़ है। लाइक जो भी बच्चे मरते हैं उनकी डेड बॉडीज उस पर्टिकुलर टाइम जोन में क्यों नहीं भेजी जाती, मुझे ये समझ नहीं आया। लाइक इसका कोई पर्पस है आई थिंक, क्योंकि ये दोनों जो लड़के मरते हैं उनकी बॉडीज 1953 में भेजी जाती है, फिर मैट्स की बॉडी 2019 में भेजी जा रही है। तो नोआ आई थिंक इन चीज़ों को मोशन में ला रहा है ये सब करके, कि अगर ऐसा किया जाए तो इनमें से कोई लोग टाइम ट्रैवल करेंगे और फिर उसका जो लार्जर प्लान है वो मोशन में आएगा आई थिंक। तो या हेल्गे का जो कैरेक्टर है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। लाइक वो मोस्ट ऑफ द हैवी लिफ्टिंग वो कर रहा है आई थिंक प्लॉट की। काफ़ी मरियल सा गरीब सा बच्चा होता है वो 1953 में, जब उसका फादर वहाँ पर एक पावर प्लांट खोलने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस किड इज़ काइंड ऑफ हैविंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ हिज ओन। उसके कोई दोस्त वगैरह नहीं है एंड काफ़ी लोनर सा लड़का होता है वो। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ जब उसे दो पुलिस पीट रहे होते हैं, ओल्ड्रिक वहाँ पर आता है उस समय, और ओल्ड्रिक उसे बताता है कि फ़ाइट ऑफ करना सीखो, और यंग हेल्गे उसे कहता है कि यार ये लोग मुझसे बहुत बड़े और ताकतवर है। तो ओल्ड्रिक उसे बताता है कि तो उन्हें काटो बहुत ज़ोर से। एंड इंटरेस्टिंगली जब बाद में ओल्ड्रिक और हेल्गे की फ़ाइट होती है, हेल्गे बाइट्स ओल्ड्रिक एंड रन्स ऑफ। तो ये भी यहाँ पर मतलब जो लूप या पैराडॉक्स जो बताया गया है यहाँ कहीं ना कहीं मोशन में आता है यहाँ पर, कि जो चीज़ ओल्ड्रिक उसे सिखाता है हेल्गे उसी चीज़ का यूज़ करके वहाँ से भागता है। एंड द होल रीज़न ओल्ड्रिक पास्ट में जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि हेल्गे जो है बड़ा होकर उसके भाई को किडनैप करेगा, और पॉसिबली मिकेल की किडनैपिंग के पीछे भी वो है, ऐसा डाउट होता है ओल्ड्रिक को। तो ओल्ड्रिक क्या करता है, लाइक अ सेन नॉर्मल पर्सन, वो डिसाइड करता है कि हम बचपन के हेल्गे को जाके मार देंगे। लाइक जो एंड गेम में जो आइडिया प्रेजेंट किया था, क्या नाम है उस कैरेक्टर का भाई, अमेरिकन पेट्रियट ने, कि हम बेबी थानोस को मार देंगे, उसी तरह का कुछ करना होता है ओल्ड्रिक को। और ओल्ड्रिक जाके जो है पास्ट में हेल्गे को बुरी तरह से पीट देता है उस बच्चे को, लाइक पत्थर से मार मार के, और उसका कान जो है डिसफिगर हो जाता है, जिसके बारे में बाद में बात की जाती है कि उसका कान अजीब तरीके का था, वो एक्चुअली ओल्ड्रिक ने किया हुआ होता है। बट समहाउ हेल्गे जो है सरवाइव करता है, और उसके बाद ही मतलब जो ट्रॉमा वो यहाँ पर फेस करने वाला है ओल्ड्रिक के साथ, वो होने के बाद ही वो नोवा के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, और नोवा उसे उस पाथ पर ले जाता है जहाँ वो बच्चों को किडनैप करके नोवा की बिडिंग करने के लिए वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। तो यहाँ पर भी ये पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है कि अगर ओल्ड्रिक पास्ट में जाता नहीं तो शायद हेल्गे ये सब नहीं करता, लेकिन हेल्गे ने ये सब किया है इसीलिए ओल्ड्रिक को पास्ट में जाना पड़ा। तो फिर से पैराडॉक्स वाली बात यहाँ पर आ ही जाती है। अगेन जोनस क्या कर रहा है, अभी 2019 का जो जोनस था वो पास्ट में जाके आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके
गर्लफ्रेंड का भाई मिकल पास्ट में उसे दिखाई देता है और वो उसे लेके जाने वाला होता है फ्यूचर में टू सेट थिंग्स राइट। लेकिन उसका फ्यूचर सेल्फ जो होता है, जो फ्यूचर जोनस है, जो 2052 से आया है पॉसिबली, क्योंकि ये लूप 33 इयर्स का ही चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर टाइम ट्रैवल करके किसी भी साल में जा सकता है। ये 33 इयर्स के गैप से ही चलता है, क्योंकि हर 33 सालों के बाद सोलर लूनर साइकिल जो है वो चांद और सूरज को एक लाइन में ले आती है और थिंग्स स्टार्ट टू रिपीट देमसेल्फ आफ्टर एवरी 33 इयर्स। सो टाइम ट्रैवल किन किन तरीकों से किया जा सकता है? एज फार एज आई नो, आई थिंक मैंने 3 तरीके जो है नोटिस किए हैं इस शो के अंदर जिससे टाइम ट्रैवल किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द केव्स, जो 3 उसके एंट्रेंसेस होते हैं जो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें 33 सालों के गैप से आप एंटर कर सकते हो। वो फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका है द चेयर, जो नोवा यूज़ कर रहा है। अब नोवा ने जब ये चेयर बिल्ड की थी तब इट वॉजेंट वर्किंग, तो नोवा और हेल्गे क्या करते थे कि वो विंडन के बच्चों को पकड़ कर लाते थे और वहाँ पर उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे इस मशीन को टेस्ट करने के लिए, और उसी में काफ़ी सारे बच्चे जो है मर जाते थे। सो व्हाट नोवा यूज्ड टू डू इज़ कि उन बच्चों की लाशों को बंकर में फेंक देता था और फिर हेल्गे जो है उन लाशों को अलग अलग लोकेशंस पे भेज देता था। आई थिंक इसीलिए वो लोग जिस पीरियड में वो बच्चा मरा है उसे कभी वहाँ डंप नहीं करते थे, बिकॉज फिर उन्हें ट्रैक किया जा सकता था इस बंकर की तरफ। सो 1986 में मरा हुआ मैड्स जो है उसे 2019 में फेंक दिया गया, और 2019 में यासिन और उसका एक दोस्त था वो जो मरे थे उन्हें 1953 में फेंका गया, सो दैट इन लोगों का कोई ट्रेस लगे ही ना, पुलिस हमेशा कंफ्यूज रहे इनको लेकर। द थर्ड मीन्स ऑफ टाइम ट्रैवलिंग इज़ द टाइम ट्रैवलिंग मशीन, जो H.G. टैनाहॉस ने बनाई हुई है। उसके थ्रू टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। अब 53 में जब टैनाहॉस ये मशीन बनानी शुरू करता है, वो उस वक्त एक क्लॉक मेकर होता है, और क्लॉडिया जो फ्यूचर से आई हुई होती है वो उसे आके ब्लूप्रिंट्स देती है उस मशीन की, और उसे कहती है कि ये मशीन बना कर दो मुझे, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत वाइटल साबित होने वाली है। अब 1986 में जो फ्यूचर जोनस है, प्रिज्यूमली 2052 से आया हुआ, वो पास्ट में आता है और वो टैनाहॉस को कहता है कि मेरे पास एक टाइम मशीन है जो ख़राब हो चुकी है, आई वॉन्ट यू टू रिपेयर दैट। सो इस टाइम पीरियड में टैनाहॉस के पास जोनस वाली टाइम मशीन है जो ख़राब हो चुकी है, एंड ऑल्सो उसके पास अपनी खुद की एक टाइम मशीन है जो वो 1953 से बिल्ड कर रहा है उस ब्लूप्रिंट्स के आधार पर जो क्लॉडिया ने उसे दी थी। इन एडिशन टू दिस, जब उल्रिक 1953 में गया था उसका सेलफोन जो है वहाँ रह गया था, और वो सेलफोन टैनाहॉस यूज़ करता है पावर अप करने के लिए इस टाइम मशीन को। सो द थिंग इज़, ये भी एक तरह का पैराडॉक्स है कि टैनाहॉस ने आई डोंट थिंक कभी वो मशीन अपने आप बनाई थी, उसे फ्यूचर से आए हुए लोगों के रेफरेंस के थ्रू वो हेल्प मिलती रही जिससे उसने वो मशीन बनाई थी। सो ये मशीन एक चीज़ है जो उसमें यूज़ की जा सकती है। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट ऑकरेंस ये है इस स्टोरी का कि जो विंडन का पावर प्लांट है वहाँ पर कोई हादसा हुआ था कुछ सालों पहले, इन द 50s आई थिंक। वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल क्रिएट हुआ था जो उन बैरल्स में कंटेन किया गया था, जो वहाँ पर केव्स में स्टोर किया गया था उनको। और उन एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है यहाँ पर। जब क्लॉडिया को ये सब पता चलता है तो क्लॉडिया अलेक्जेंडर को बुला के वो दरवाज़ा जो है उसे वेल्ड करके शट ऑफ कर देती है, और जो वो केव्स है, जो बैरल्स है, उन्हें भी कहीं छुपा दिया जाता है अलेक्जेंडर के थ्रू, जिसमें वहाँ का वो पुलिस वाला जो है वॉलर, जिसकी आँख फूटी हुई है, वो अलेक्जेंडर का साथ दे रहा है,
और इन बैरल्स में जो मटेरियल है, जो उसमें से जो आइसोटोप है, उनमें से कुछ फ्यूचर जोनस जो है 2052 वाला, वो चुरा लेता है टू पावर अप द टाइम मशीन दैट ही हैज़। तो ये 3-4 एलिमेंट मिलकर ये टाइम मशीन फाइनली बनती है। और जो ये ब्लास्ट हुआ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, उसकी वजह से वो वर्म होल बना हुआ होता है कि उसमें, जिसकी वजह से ये सारा इवेंट जो है ट्रिगर होता है। और उस वर्म होल को ख़त्म करने के लिए जोनस को ये टाइम ट्रैवलिंग मशीन जो है शुरू करनी है, क्योंकि उसके थ्रू जब वो एनर्जी निकलेगी तो उसे लगता है कि वो पावर, वो वर्म होल जो है उससे वो डिस्ट्रॉय कर देगा। बट उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही वो वर्म होल एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आने वाला है। सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। जिस चीज़ को ख़त्म करने की आप कोशिश कर रहे हो वो शुरू होने वाला है उसकी वजह से। तो एक बार नज़र डालते हैं कौन कौन टाइम ट्रैवल कर चुका है। क्लॉडिया जो है 1953 में ट्रैवल कर चुकी है, जहाँ वो टैनोस को मिलके ब्लूप्रिंट्स देके आती है। देन अगेन वो 2019 में भी आती है, जहाँ वो मैट्स की बॉडी को लेकर चली जाती है। ऑल्सो शी मीट्स हर ग्रैंडसन बार्टोश। उसके बाद जोनस 2019 का जो वर्जन है वो 1986 में 2 बार जाके आ चुका है। उसके बाद जो फ्यूचर जोनस है 2052 वाला, वो 1986 में जा चुका है। एंड वो फिर 2019 में रुक जाता है, मतलब जहाँ पर वो उस मशीन को सेटअप करके ऑन करने वाला है ब्लैक होल को ख़त्म करने के लिए, वो वहीं पर रुका हुआ है। हेल्गे जो है 1953 में था, लेकिन बिकॉज जब वो ब्लैक होल क्रिएट होता है टाइम मशीन शुरू करने के बाद, वो 1986 में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लैक होल के थ्रू, और फिर वो वही रह जाता है। हेल्गे समहाउ इज़ वर्किंग इन द विंडन पावर प्लांट। और हेल्गे का जो बेटा है पीटर, उसने भी कहा है कि 1953 में उसके फादर किडनैप हो गए थे। सो इट सिग्निफाइज के 1953 में ही नोवा ने हेल्गे को अपने अंडर लिया होगा। नोवा जो है, नोवा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नोवा इन तीनों टाइमलाइंस में हमें देखने को मिला है। वो 1953 में भी दिखा है, जहाँ वो ग्रेटा को कंसोल कर रहा था एज द फादर। वो 1986 में भी दिखा है, जहाँ हेल्गे और वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और फिर वो 2019 में भी दिखता है, जहाँ वो बार्टोश को अपने विंग के अंडर लेने की कोशिश कर रहा है, उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू इज के क्लॉडिया और नोवा, इन दोनों में ये एक तरह का युद्ध चल रहा है टाइम ट्रैवल को कंट्रोल करने के लिए, कि कौन जीतेगा इसमें। इट इज़ बेसिकली अबाउट देम। और इनके 2 टीम्स है, कि नोवा और हेल्गे था पहले, लेकिन आई थिंक हेल्गे को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया जब फ्यूचर हेल्गे आया 1986 में। 2019 वाला जो हेल्गे था, जिसको डिमेंशिया वगैरह था, जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, उसने जाकर पीछे एक्सीडेंट करवा दिया 1986 वाले हेल्गे के साथ। अब आई डोंट नो 1986 वाला हेल्गे बचा या मर गया उसके अंदर। अगर वो बच जाता है तो देन ही विल कीप कंटिन्यूइंग हिज मिशन। आई थिंक 2019 वाला हेल्गे जो था वो उसमें मर गया था। ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जो चीज़ें ये लोग पास्ट में जाकर चेंज कर रहे हैं, उनके रेफरेंसेस ऑलरेडी हमें फ्यूचर में देखने को मिलते हैं। मतलब मिकेल 2019 से 1986 में जाता है, बट 2019 में ऑलरेडी मिकेल का अडल्ट वर्जन सुसाइड करता है। मतलब उस इवेंट को चेंज नहीं कर पाया कोई। ऑल्सो ओल्ड्रिक जाकर यंग हेल्गे को मारने की कोशिश करता है, जहाँ उसका वो कान डैमेज कर देता है, और वो इंजरी 1986 वाले हेल्गे में ऑलरेडी है। तो वो इवेंट भी चेंज नहीं कर पाया फ्यूचर को। मतलब जो होना है वो हो ही रहा है ऑलरेडी। वॉट एवर दे आर डूइंग टू चेंज द पास्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऑल्सो ओल्ड्रिक जब अरेस्ट कर लिया जाता है, या हेल्गे और हेल्गे का जब एक्सीडेंट होता है, ये दोनों भी चीज़ें जो है पुलिस रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। जब 2019 में उन्हें वो चेक कर रही है पुलिस ऑफिसर, व्हाट्स हर नेम, शार्लेट जब अपने रिकॉर्ड्स के थ्रू जा रही होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। मतलब ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। सो इट्स काइंड ऑफ अ होपलेस सिचुएशन कि शायद फ्यूचर को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता।
ऑल्दो जो वर्म होल है वो टाइम एंड स्पेस को बेंड कर रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग इन द ऑर्डर दैट दे ऑलवेज हैव। जो चीज़ें होनी है वो उसी तरह से हो रही है, और कुछ पैटर्न्स है जो रिपीट हो रहे हैं कि लाइक ट्रॉन्टे जो है उल्रिक का फादर, उसका अफेयर था क्लॉडिया टाइडमन के साथ। इन सेम वे उसका बेटा जो है उल्रिक, उसका अफेयर है हैना के साथ। सो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ भी चल रहा है। देन जो ट्रॉन्टे का बेटा था मैट्स, वो डिसअपियर हुआ था 1986 में, और अब उल्रिक का जो बेटा है मिकल, वो भी डिसअपियर हो चुका है 1986 में। सो कुछ पैटर्न्स है यहाँ पर। ऑल्सो जो मिस्ट्री है कि जोनस की गर्लफ्रेंड मार्था, वो उसकी आंट है। आई थिंक इट इज़ नॉट दैट, क्योंकि जब रेजिना और कैथरीना का झगड़ा होता है स्कूल के अंदर, तो रेजिना उसे बोलती है कि इनको बताओ इनके माँ बाप कौन है। सो आई थिंक ये दोनों बच्चे जो है अडॉप्टेड है, किसी और के है, और सिर्फ मिकल ही उनका अपना बेटा था। सो आई थिंक उस हिसाब से मार्था जो है जोनस की आंट नहीं होने वाली, दे आर लाइक कम्प्लीटली अनरिलेटेड। आई थिंक ये होगा इस स्टोरी का कंक्लूजन। ऑल्सो हैना जो है बहुत ही कमीनी लड़की है। लाइक स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। आई वॉज लाइक बेचारी विडो है, अकेली है, सो व्हाट इफ शी इज़ हैविंग एन अफेयर। और मुझे उल्रिक का गुस्सा था उस वक्त कि इसकी अच्छी खासी फैमिली और ये जाके ही इज़ बैंगिंग समवन एल्स। बट टर्न्स आउट कि हैना एक बहुत ही टेरिबल इंसान है, जिसने बचपन में मेकआउट करते देख लिया था उल्रिक और कैथरीना को, और जाकर उसने उनकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, और जिसकी वजह से उल्रिक को अरेस्ट कर दिया गया था। बट उसके बाद भी जब हैना और कैथरीना मिलते हैं तो हैना कैथरीना को कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे बताया कि इट्स ऑल ओवर एंड ऑल। उसके बाद अलेक्जेंडर की सीक्रेट आइडेंटिटी का पता है हैना को, और उसे वो कहती है कि आई वॉन्ट यू टू डिस्ट्रॉय उल्रिक। तो शी इज़ अ टेरिबल ह्यूमन बीइंग। I just hope she gets killed very soon in the future. Also, जोनस किस साल में पहुंचा है ये हमें बताया नहीं गया है 2052 में, प्रिज्यूमेबली कि वो उस साल में पहुंचा है, क्योंकि ये लूप जो है 33 सालों का चल रहा है। सो प्रिज्यूमेबली जोनस जो है 2052 में जाके पहुंचा है। नोआ ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही है। नोआ ने कहा है कि क्लॉडिया जो है वो एक मसीहा होने का प्रिटेंड कर रही है कि वो अच्छी साइड पर है, लेकिन वो अच्छी नहीं, वो एक्चुअली वो बुरी है, और नोआ और उसकी टीम अच्छी है। सो इस बात को ना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही साइड्स का कंप्लीट क्लोजर हमें अब तक मिला नहीं है। सो वी डोंट नो कि हाँ नोआ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और जो क्लॉडिया की भी जो इंटेंशंस है वो भी हमें अब तक पता नहीं है कि वो एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज उसने जो टाइम ट्रैवलिंग मशीन जोनस को दी और उसे कहा कि इस वर्म होल को डिस्ट्रॉय करो इसकी एनर्जी रिलीज़ करके, बट लेटर वी फाइंड आउट के उस मशीन के एनर्जी ब्लास्ट करने की वजह से ही वो वर्म होल जो है एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आया था। तो क्या ये एक्सीडेंटली हुआ था या ये क्लॉडिया ने ऑन पर्पस करवाई थी ये चीज़ उससे, दैट नीड्स टू बी सीन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डार्क सीज़न 1 ख़त्म होता है। लाइक 6th एपिसोड ऑनवर्ड्स तो पेसिंग गजब ही लेवल पर है इस शो की, कि एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट था बिल्कुल। और मैं दूसरी बार देख रहा था एंड आई वॉज स्टिल एज एंगेज्ड एज आई वॉज इन द फर्स्ट व्यूइंग। बहुत ही कमाल की तरीके से नैरेटिव लिखा गया है और मुझे बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ी उसे डिकोड करने के लिए। आई कैन ओनली वंडर जब वो लिख रहे होंगे तब उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी ये लिखते हुए। हैट्स ऑफ टू द राइटिंग टीम, हैट्स ऑफ टू द स्क्रीन पे राइटर्स, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर्स। और क्या कमाल के तरीके से शूट किया गया है शो को, मतलब जो रेनी लुक है और जो एक होपलेसनेस है कलर पैलेट के अंदर, इट्स जस्ट परफेक्ट। लाइक जब पहली बार कुछ सीन्स मैंने नोटिस किए इस बार, जब पहली बार
नोआ को मिलने जाता है बार्टोश। वहाँ पर रास्ते पर पानी है क्योंकि आई थिंक बारिश गिरी हुई थी, और जो रास्ते पे ट्रैफिक सिग्नल है उस पर लाल लाइट्स लगे हुए हैं। सो इट इज़ टेलिंग हिम टू स्टॉप, बट वो ऑब्वियसली नहीं रुकता है एंड कुछ बुरा होने की शुरुआत हो जाती है वहाँ से। उसके बाद एक और सीन था जहाँ पर कैथरीना जो थी वो मिकल के बेड पर जाकर सोई हुई होती है। ओलरिक जो है उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, वो जाके उसके साथ उस बेड पर लेट जाता है और कैथरीना आस्क्स हिम के इफ़ यू आर हैविंग एन अफेयर। और जो टॉप एंगल से शॉट लिया हुआ है वो धीरे 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 नीचे आ रहा होता है एंड द कैमरा स्टॉप्स व्हेन शी आस्क्स इफ़ यू आर हैविंग एन अफेयर। और एक पॉज है वहाँ पर 4-5 सेकंड्स का, जहाँ उल्रिक उलझन में पड़ा हुआ है कि मैं क्या बोलूँ, एंड ही सेज आई वुड नेवर डू दैट टू यू। और फिर कैमरा धीरे धीरे जो है नीचे जाने लगता है। सो कुछ ऐसे बहुत ही प्यारे से सीन्स शूट किए इस शो के अंदर। बहुत ही कमाल लगा मुझे ये शो। लाइक ऑनेस्टली द बेस्ट टाइम ट्रैवलिंग स्टोरी आई हैव सीन एवर। और सेकंड सीज़न अब मैं इस हफ्ते देखना शुरू करूँगा। अगले हफ्ते जो है मैं सीज़न 2 का स्पॉयलर्स पे चर्चा लेके आऊँगा। उसके लिए भी आई थिंक बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टाइमलाइन है अब एक्सपांड होगी यहाँ से आगे। 2052 की टाइमलाइन आ जाएगी उसके साथ, और कुछ और कैरेक्टर्स जो है एक्सपांड होंगे। तो आई एम श्योर फिर से ब्रेन का पल्प होने वाला है, बट आई कांट वेट फॉर इट। मुझे ये जब आया था लास्ट ईयर ये सेकंड सीज़न तभी देखना था, बट समहाउ मैं नहीं कर पाया वो। सो दिस वीक आई विल वॉच डार्क सीज़न 2, और फिर उसके इमीडिएटली बाद जब डार्क सीज़न 3 आ जाएगा वो देखकर मैं फाइनली ये सीरीज़ की ट्रायलॉजी जो है ख़त्म कर दूँगा। सो दिस इज़ इट फॉर द डार्क सीज़न 1। आई होप मैंने कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे, बट आई एम श्योर कि जो लोग इसे डायरेक्टली सुन रहे हैं बिना शो को देखे हुए, या जिन्होंने रिसेंटली रिवीजन नहीं की है फर्स्ट सीज़न की, उन्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आया होगा, बिकॉज देयर आर सो मैनी कैरेक्टर्स, सो मैनी टाइम लाइन्स, इट इज़ ट्रूली कन्फ्यूजिंग। बट ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी कि मैं शो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आई होप यू लाइक्ड इट। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीक्स स्पॉइलर पे चर्चा। अगले हफ्ते मिलेंगे डार्क सीज़न 2 एक्सप्लेन्ड के साथ। मैं हूँ पवन, ये है आपका पसंदीदा पॉडकास्ट एक्स्ट्रा फिल्मी, आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज। मिलते हैं अगले हफ्ते।